वेलकम टू निशा। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस का नेचर, स्कोप, सोर्सेज और यूटिलिटी। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप इससे आपका आंसर भी फ्रेम कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ज्यूरिस्प्रूडेंस का इंट्रोडक्शन देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ, यानी कि कानून का ज्ञान होना ही क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है। ज्यूरिस्प्रूडेंस हैड इट्स एवोल्यूशनरी बिगिनिंग फ्रॉम द क्लासिक ग्रीक पीरियड टू 21st सेंचुरी मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है ना वो इवॉल्व हुआ है, एकदम से नहीं बना दिया गया इसको, वो धीरे धीरे क्या है, इवॉल्व हुआ है। क्लासिक ग्रीक पीरियड से लेके 21st सेंचुरी मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस से ये क्या है, इवॉल्व हुआ है, उसकी इवोल्यूशनरी बिगिनिंग रही है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है ना, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो थ्योरी और लाइफ को क्या है, फोकस के अंदर लाता है। इट डील्स विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑन विच रेस्ट द सुपर स्ट्रक्चर ऑफ लॉ, यानी कि ये ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल से संबंधित है जिस पर जो कानून का ढांचा है वो टिका हुआ है। अगर हम कुछ शब्दों में बात करें तो ज्यूरिस्प्रूडेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका बेस नॉलेज है और ये फाउंडेशन है लीगल स्टडीज, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये लीगल स्टडीज की एक नींव है। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर हमें लॉ पढ़ना है ना तो ज्यूरिस्प्रूडेंस आना ही चाहिए, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस उसका बेस है। लॉ का बेस कौन है, ज्यूरिस्प्रूडेंस है। और इतना ही नहीं, ज्यूरिस्प्रूडेंस को क्या है, साइंस ऑफ लॉ, आई और हार्ट ऑफ लॉ और फिलोसफी ऑफ लॉ भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे ग्रामर ऑफ लॉ भी कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे लिखी नहीं हुई, लेकिन मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। जो फादर है ज्यूरिस्प्रूडेंस के वो है जर्मी बेंथम, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लेना। तो अब हम देखते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस का मीनिंग क्या है। द वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस which can be broken down into two parts, and that is juris, which originated from the word jus and which means law, and the word prudentia which means prudence, forethought और discretion। यानी कि जो वर्ड ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो ओरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड से, जिसको दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, जिसका एक पार्ट बनता है जुरिस, जिसका मतलब है कि जस यानी कि लॉ, और दूसरा है प्रूडेंटिया, जिसका मतलब है प्रूडेंस, फोरथॉट और डिस्क्रिशन, यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर डिसाइड करने की क्षमता होना, या इसे हम नॉलेज भी बोल सकते हैं। तो जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जुरिस और प्रूडेंटिया, जो इसका मतलब होता है लॉ, और प्रूडेंटिया डिस्क्रिशन या नॉलेज भी बोल सकते हैं। यानी कि जो पूरा मीनिंग हो गया ज्यूरिस्प्रूडेंस का वो हो गया नॉलेज ऑफ लॉ, यानी कि कानून का ज्ञान होना। तो अब हम डेफिनेशन को देखते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की। तो एक यूनिवर्सल और यूनिफॉर्म डेफिनेशन देना ज्यूरिस्प्रूडेंस की बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि अलग अलग फिलोसफर के, ज्यूरिस्ट के अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, तो वो उस हिसाब से ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशंस देते हैं। तो ऑस्टिन जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस को मानता है कि ये फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है, यानी कि जो पॉजिटिव लॉ है उसकी फिलोसफी है ज्यूरिस्प्रूडेंस। और आगे ऑस्टिन ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को दो हिस्सों में, दो क्लास में डिवाइड किया है। तो पहला है जनरल और दूसरा है पर्टिकुलर। तो जनरल के अंदर क्या है, फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ, यानी कि जर्नल के अंदर उसने डिफाइन किया है कि फिलोसफी है पॉजिटिव लॉ की। और ये पर्टिकुलर वे से उसको डिफाइन करता है साइंस ऑफ सिस्टम ऑफ पॉजिटिव लॉ, यानी कि जो सिस्टम है पॉजिटिव लॉ उसकी साइंस है ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब ये पॉजिटिव लॉ क्या है वो हम एनालिटिकल स्कूल के अंदर डिस्कस करेंगे। अब ऑस्टिन की जो डेफिनेशन है ना उसको क्रिटिसाइज किया था साल्मन और होलैंड ने, और फादर कौन है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, कमेंट करके बताओ। तो उन्होंने कहा था डेफिनेशन इज नॉट प्रॉपर, यानी कि ये जो ऑस्टिन ने डेफिनेशन दी है, पॉजिटिव लॉ है, ये है वो है, तो ये क्या है हमें नहीं समझ में आ रहा, तो ये कोई प्रॉपर चीज है ही नहीं। और दूसरा कहा था इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल, यानी कि ये प्रैक्टिकली तो है ही नहीं, ये बस ख्वाबों में हम देख सकते हैं, प्रैक्टिकेबल नहीं है ये। तो नेक्स्ट आता है होलैंड, और होलैंड डिफाइन करता है ज्यूरिस्प्रूडेंस को एज अ फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ, यानी कि ये जो पॉजिटिव लॉ है ना उसकी फॉर्मल साइंस है ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब इसको भी क्रिटिसाइज किया था साल्मन और ग्रिक ने। उन्होंने कहा इफ ज्यूरिस्प्रूडेंस इज फॉर्मल साइंस, सो व्हाट इज फॉर्मल साइंस, यानी कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक फॉर्मल साइंस है, तो आखिरकार ये फॉर्मल साइंस होता क्या है ये भी डिफाइन करो। तो नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं साल्मन की, जो ओरो की डेफिनेशन बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहा है, उसकी डेफिनेशन देखते हैं कैसी है। ये क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस को दो सेंस के अंदर डिफाइन करता है, पहली है जनरल सेंस और दूसरी है स्पेसिफिक सेंस। तो जनरल सेंस के अंदर इसने डिफाइन किया है साइंस ऑफ सिविल लॉ, यानी कि ये जो सिविल लॉ है उसकी साइंस है ज्यूरिस्प्रूडेंस, और स्पेसिफिक सेंस में डिफाइन करता है
साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ, यानी कि सिविल लॉ का भी जो पहला प्रिंसिपल है ना उसकी साइंस है जूरिस्प्रूडेंस। तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम कीटोन की। तो जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी एंड सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, यानी कि जो जनरल प्रिंसिपल है कानून के, जनरल प्रिंसिपल है लॉ के, उनका एक स्टडी करना और उनको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना क्या है, जूरिस्प्रूडेंस है। सिस्टमेटिक तरीके से मतलब ऐसे नहीं कि पहले कुछ आ गया बाद में कुछ आ गया, नहीं, एक सिस्टम से चले, उसको हम क्या बोलते हैं, जूरिस्प्रूडेंस। तो अब हम देखते हैं नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस का नेचर क्या है, इसमें किस किस तरीके की चीजें आती है और असल में जूरिस्प्रूडेंस है क्या। तो सबसे पहले हम जूरिस्प्रूडेंस का नेचर समझने के लिए लॉ का नेचर समझेंगे। तो जो नेचर है लॉ का वो दो तरीके से हम कह सकते हैं, एक होते हैं सब्सटैंटिव लॉ और दूसरे होते हैं प्रोसीजरल लॉ। तो जो सब्सटैंटिव लॉ है वो डिफाइन करते हैं कि किसी की राइट क्या होंगे, ड्यूटीज क्या होंगी, ऑफेंस क्या होगा, पनिशमेंट्स क्या होगी, वो सब डिफाइन किया जाता है सब्सटैंटिव लॉ के अंदर। अब जो प्रोसीजरल लॉ होते हैं ना वो क्या है, प्रोसीजर को बताती है कि किस तरीके से जो सब्सटैंटिव लॉ है उनको एनफोर्स किया जाएगा, लागू किया जाएगा। अब जैसे आईपीसी हो गई, वो किस में आएगी, सब्सटैंटिव लॉ में आएगी, क्योंकि उसमें ड्यूटीज, ऑफेंस, पनिशमेंट्स डिफाइन की हुई है। और प्रोसीजरल लॉ में क्या आएगी, सीआरपीसी आएगी। और एक इंपॉर्टेंट चीज, आईपीसी का नया नाम है बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, और सीआरपीसी का है बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो लॉ का नेचर तो हमें समझ में आ गया। अब जूरिस्प्रूडेंस का नेचर देखते हैं। तो ये जो जूरिस्प्रूडेंस है ना ही तो सब्सटैंटिव है और ना ही प्रोसीजरल है। तो ये एक जर्नी है जहां से कानून शुरू हुआ और डेवलप हुआ, और ये जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ये चलती ही जा रही है। और ये जो बिलो है ना, यहाँ पे लो आएगा तो करेक्ट कर लेना, लो हैज बीन डेवलप्ड एंड नॉट इनेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव। ये कहता है कि जो लो है वो क्या है, डेवलप हुआ है धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि उसे लेजिस्लेटिव ने इनेक्ट कर दिया। और ये जो जूरिस्प्रूडेंस है ना वो अनकोडिफाइड है, ये चीज ध्यान रखना। अनकोडिफाइड का मतलब होता है कि इसे कोड्स में नहीं लिखा हुआ, जैसे हमारे बाकी के जो कानून है वो कोड के अंदर लिखे हुए हैं। जैसे आईपीसी हो गया, अब तो उसका नाम बीएनएस हो गया है, जैसे बीएनएस हो गया। तो इस तरीके से क्या है, ये कोड्स के अंदर लिखा हुआ है, इनके सेक्शंस हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जिसके अंदर सेक्शंस, आर्टिकल्स, कोड्स होते हैं उनको कोडिफाइड बोलते हैं, और जिसके नहीं होते उनको अनकोडिफाइड बोलते हैं। जैसे अनकोडिफाइड क्या हो गया, जूरिस्प्रूडेंस हो गया और टॉर्ट्स हो गया। और ये हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे हम पूरी तरीके से लीगल सिस्टम को समझ सकें। और जूरिस्प्रूडेंस को क्या है, आई ऑफ लॉ भी कहा जाता है, यानी कि कानून की आंख। इसको आई ऑफ लॉ इसलिए कहा जाता है कि हमें बताता है कि किस तरीके से जो कानून है वो ऑपरेट किया जाएगा और किस तरीके से जस्टिस और जो फेयरनेस है सोसाइटी के अंदर वो अचीव की जाएगी, यानी कि किस तरीके से जस्टिस और फेयरनेस है वो सोसाइटी के अंदर लाई जाएगी। और एक और जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जूरिस्प्रूडेंस का वो ये है कि ये क्लेरिफाई करता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ क्या है। आमतौर पर क्या है, लॉ को क्या माना जाता है कि ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा सिंपली डिफाइन कर दिया कि लॉ क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। लेकिन जूरिस्प्रूडेंस हमें ये समझने में मदद करता है कि लॉ एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेड कॉन्सेप्ट है, यानी कि लॉ इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है कि जिसके अंदर सिर्फ रूल एंड रेगुलेशंस ही हमें समझ में आए। वो क्या है, कॉम्प्लेक्स तरीके का कॉन्सेप्ट है जिसे हम क्या है एक सिंगल डेफिनेशन के अंदर नहीं बांध सकते। और लॉ एक डायनामिक और इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये धीरे धीरे क्या इवॉल्व होता है और चेंज होता है। और लॉ को एक तरीके की शेप मिलती है, या लॉ जिस तरीके से बनता है वो क्या सोशल, कल्चर और पॉलिटिकल फैक्टर्स को देखकर बनाया जाता है। अब हम देखते हैं यूटिलिटी क्या है जूरिस्प्रूडेंस की, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस को किस तरीके से और कहां कहां यूज किया जाता है। तो इसका पहला पॉइंट है क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो हमें क्या है, जो लीगल सिस्टम है उसके जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल हैं, थ्योरीज हैं, उनको क्लियर करने में और समझने में हमारी मदद करती हैं। और ये क्या है, जो लीगल प्रोफेशनल्स हैं, स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या है, जो कॉम्प्लेक्स लीगल इश्यूज होते हैं उनको आसानी से समझने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या है, लीगल टेक्स्ट, स्टैट्यूज यानी कि लॉज और प्रेसिडेंट्स यानी कि जुडिशियल जो डिसीजंस होते हैं उनके लिए ऐसा टूल और फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिनसे उनको क्या है एनालाइज और इंटरप्रेट किया जा सके। और ये गाइड करता है जजेस को, लॉयर्स को और लीगल स्कॉलर्स को, ताकि वो क्या है अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन यानी कि सूचित निर्णय ले सके और
और साथ ही साथ क्या है एक इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट तैयार कर पाए। नेक्स्ट है लीगल रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो क्या है जो एग्जिस्टिंग लीगल सिस्टम और जो थ्योरीज हैं उनको क्या है एग्जामाइन करके कंट्रीब्यूट करता है एक लीगल रिफॉर्म लाने में और डेवलपमेंट करने में। और ये चीज़ भी आइडेंटिफाई करता है कहीं कोई लॉ आउटडेटेड तो नहीं हो गया, यानी कि अब वो टाइम के साथ उस लॉ का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहा, या फिर ये कहीं इनकंसिस्टेंट तो नहीं हो गया, या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें क्या है एक इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क को तैयार करती हैं। नेक्स्ट है एथिकल कंसिडरेशन, इसे हम मोरल कंसिडरेशंस भी बोल सकते हैं, यानी कि ये जो जूरिस्प्रूडेंस है वो लॉ को एक मोरल तरीके से भी एक्सप्लोर करता है। और ये प्रश्न भी उठाया जाता है कि किस तरीके से जो लीगल रूल्स और डिसीजन है उनकी मोरल इम्प्लीकेशंस की जाए। और ये जो मोरल कंसिडरेशन है वो हेल्प करती है कि लॉज को उस तरीके से शेप किया जाए ताकि वो सोसाइटल वैल्यूज के साथ जुड़ पाए। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट एंड सोशल जस्टिस। तो जो जूरिस्प्रूडेंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन राइट्स और सोशल जस्टिस को एडवांस करने में। और ये क्या है एक थ्योरेटिकल बेसिस प्रोवाइड करता है चैलेंज करने के लिए डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को, इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए, और ये क्या है प्रोटेक्शन भी करता है वल्नरेबल पॉपुलेशंस की, यानी कि ऐसे लोग जो जल्दी बहकावे में आ जाते हैं। अब जूरिस्प्रूडेंस कहाँ यूज होता है? लीगल एजुकेशन में भी यूज होता है। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या है एक एसेंशियल कंपोनेंट है लीगल एजुकेशन का, और ये क्या है हेल्प करता है लॉ स्टूडेंट्स की ताकि वो क्या है एक क्रिटिकल थिंकिंग जैसे स्किल्स डेवलप कर पाए और अंडरस्टैंड कर पाए कि प्रिंसिपल है क्या आखिरकार लॉ का, और साथ ही साथ क्या है जो लीगल इश्यूज है उनका भी एक अच्छे से एनालिसिस कर पाए। तो जो जूरिस्प्रूडेंस है ना वो क्या फिलोसॉफिकल इंक्वायरी में एंगेज होता है ये जानने के लिए कि नेचर क्या है लॉ का, या फिर इसका रिलेशनशिप क्या है सोसाइटी के साथ। और ये जो फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन है ना ये क्या है लॉ का रोल क्या है शेप करने के लिए ह्यूमन बिहेवियर और सोसाइटल नॉर्म्स में, ये जानने में हमारी मदद करती है। तो ये थी जूरिस्प्रूडेंस की यूटिलिटी। तो अब हम देखते हैं कि स्कोप क्या है जूरिस्प्रूडेंस का, यानी कि जूरिस्प्रूडेंस के अंदर क्या क्या पढ़ा जाता है। तो पहला पॉइंट है इट इज नॉट लिमिटेड, यानी कि जो जूरिस्प्रूडेंस का स्कोप है ना वो लिमिटेड नहीं है। इसमें हम क्या है बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे कि जो आईपीसी है उसका स्कोप क्या है लिमिटेड है 511 सेक्शन तक। अब क्या है बीएनएस आ गई, उसका कितना है 358 सेक्शन तक, उसका भी स्कोप क्या है लिमिटेड है। लेकिन ऐसा क्या है जूरिस्प्रूडेंस के साथ नहीं है। नेक्स्ट है स्टडी अबाउट ऑल ब्रांचेस ऑफ लॉ, यानी कि जितनी भी ब्रांचेस है लॉ की, हिंदू लॉ हो गया, क्रिमिनल लॉ हो गया, सिविल लॉ हो गया या मुस्लिम लॉ हो गया, ये सभी ब्रांचेस को कवर करता है, उसके बारे में स्टडी करता है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द स्टडी ऑफ लॉ, यानी कि लॉ की जो स्टडी है उसको भी तो समझना इतना आसान नहीं है, वो हमें कौन समझाता है? जूरिस्प्रूडेंस समझाता है। और ये हमें बताता है कि नेचर क्या होता है लॉ का, उसका स्कोप क्या है, अलग अलग स्कूल्स के बारे में बताता है। तो ऐसे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझाता है। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ लॉ, यानी कि हम क्या है इसके अंदर सोर्सेज भी पढ़ते हैं। तो ये क्या है बताता है कि किस तरीके से जो लीगल रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं उनका ओरिजिन हुआ था, कैसे इनकी शुरुआत हुई थी। साथ ही साथ ये स्टडी करता है जुडिशियल डिसीजंस की, कस्टम्स की एंड मोरल वैल्यूज की। नेक्स्ट क्या है लीगल पॉजिटिविज्म एंड नेचुरल लॉ, तो ये जो अलग अलग स्कूल के थॉट्स दिए गए हैं ना उनको क्या है एग्जामाइन करता है जूरिस्प्रूडेंस। ये बताता है क्या नेचुरल लॉ है, क्या एनालिटिकल लॉ है। तो ये जो लीगल पॉजिटिविज्म है ना वो एम्फेसाइज करता है, जोर देता है कि किस तरीके से लॉ और मोरालिटी को सेपरेट किया जाता है। और वहीं पर जो नेचुरल लॉ है वो एक कनेक्शन शो करता है लॉ और मोरल वैल्यूज के बीच में। नेक्स्ट है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, यानी हमारी राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, ये भी हम पढ़ते हैं। तो ये जो जूरिस्प्रूडेंस है ना वो क्या है इंडिविजुअल और कलेक्टिव राइट्स के नेचर और स्कोप बताता है कि एक इंसान अकेला होगा तो उसके राइट्स क्या है, या वो जो इंसान है वो ग्रुप के अंदर होंगे तब उनके राइट्स क्या है। और साथ ही साथ क्या है वो ऑब्लिगेशंस और ड्यूटीज बताते हैं। अब एक इंसान उसके पास राइट्स है तो उसकी ड्यूटीज भी बनती हैं। नेक्स्ट आता है लीगल फिलॉसफी और एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम मोरल प्रिंसिपल्स का जो बिहेवियर को गाइड करता है एक सोसाइटी के अंदर या फिर ग्रुप में। तो ये जो जूरिस्प्रूडेंस है ना वो एड्रेस करता है लॉ की एथिकल फाउंडेशंस क्या है, जिसमें इंक्लूड होते हैं मोरल इम्प्लीकेशंस लीगल रूल्स की और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगल प्रोफेशनल्स की। सो नेक्स्ट वन इज सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। तो जो जूरिस्प्रूडेंस है वो एनालिसिस करता है कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स का क्या इन्फ्लुएंस है एक लॉ की डेवलपमेंट, इंटरप्रिटेशन और एनफोर्समेंट में। नेक्स्ट वन इज लीगल हिस्ट्री।
तो ये क्या है, एग्जामाइन करता है हिस्टोरिकल एवोल्यूशन लीगल सिस्टम का, लीगल थॉट्स का, जूरिस्प्रूडेंशियल थ्योरीज का जो टाइम के साथ बनी है। अब ऐसा है नहीं कि जो सारी थ्योरीज है वो एक टाइम पे ही निकल कर आ गई, नहीं, कोई क्या है 14th सेंचुरी में बनी है, कोई 15th में, और इस तरीके से ये टाइम के साथ बनी है, ऐसे नहीं है एक साथ बनी है। तो ये कब कब बनी है वो हमें सारा किस में पता चलता है, जूरिस्प्रूडेंस में पता चलता है। अच्छा, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो नेक्स्ट है हमारा स्कूल ऑफ थॉट। तो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर क्या है ना, हम अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़ते हैं। स्कूल ऑफ थॉट्स का यहाँ पे मतलब है जो अलग अलग जूरिस्ट है, जैसे ऑस्टिन हो गया, बेंथम हो गया, जो इनकी विचारधाराएं हैं ना उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या है, पॉजिटिव लॉ स्कूल हो गया, ठीक है, नेचुरल लॉ स्कूल हो गया, इस तरीके से हिस्टोरिकल स्कूल हो गया, रियलिस्टिक स्कूल हो गया। तो ये सारे हम स्टडी करेंगे जूरिस्प्रूडेंस में। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास सोर्सेज ऑफ लॉ, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो लॉ है वो कहाँ से निकल कर आया है, क्या क्या बेसिस है लॉ बनने के, क्या क्या थ्योरीज हैं जिससे लॉ बना है। तो ये सारे क्या है, सोर्सेज माने जाएंगे लॉ के। तो सालमन के अकॉर्डिंग क्या है, जो सोर्सेज है ना वो दो कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किए गए हैं। अगर आपको पेपर में भी लिखना है ना तो ऐसे ही लिखना है, अकॉर्डिंग टू सालमन सोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। पहली आती है हमारे पास मटेरियल सोर्सेज और दूसरी है फॉर्मल सोर्सेज। तो ये जो मटेरियल सोर्सेज है ना उसके भी 2 टाइप हैं, एक है लीगल और दूसरा है हिस्टोरिकल। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लीगल सोर्सेज के बारे में। तो ये जो लीगल सोर्सेज होती है ना वो एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे स्टेट यूज करता है, और ये क्या है, लीगल रूल्स भी क्रिएट करती हैं, और ये क्या है, अथॉरिटेटिव होती हैं नेचर के अंदर, जिन्हें कोर्ट भी फॉलो करता है। यहाँ पे अथॉरिटी की जगह अथॉरिटेटिव आएगा। तो ये क्या है, एक ऐसे सोर्सेज और इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो परमिशन देते हैं एक नए प्रिंसिपल को, लीगल प्रिंसिपल को क्रिएट करने में। तो सालमन के अकॉर्डिंग क्या है, ये लीगल सोर्सेज भी ना 4 टाइप्स के हैं। अब ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लास्ट में मैं एक टेबल दे दूंगी उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। तो पहला टाइप है लीगल सोर्सेज का लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब होता है मेकिंग ऑफ लॉ, यानी कि लॉ को बनाना। और ये क्या है, 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सुप्रीम लेजिस्लेशन, एक होता है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो सुप्रीम मतलब लॉ एक सॉवरन बॉडी बनाती है और उसके ऊपर कोई भी लॉ बनाने वाला नहीं होता। इस तरीके का जो सुप्रीम लेजिस्लेशन है वो हमें ब्रिटेन में देखने को मिलता है। और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि जब कोई लॉ सबऑर्डिनेट बॉडी बनाती है और उसको लॉ बनाने की अथॉरिटी क्या है, एक सॉवरन बॉडी से मिलती है, तो उसे क्या है, हम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। यानी कि ये क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी के अंडर काम करके क्या है, लॉ बनाती है, इनेक्ट करती है। नेक्स्ट है जुडिशियल प्रेसिडेंस। तो प्रेसिडेंस का मतलब होता है जो चीज़ डिसाइड हो चुकी है ना, अब उस पर क्या है, जटिल रहना है, अब उसका क्या है, स्टैंड लेना है, ऐसा नहीं कि तुम उससे मुकर जाओगे। तो बेसिकली जुडिशियल प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि जो जज के द्वारा डिसीजंस दिए जाते हैं, कोर्ट के द्वारा डिसीजंस दिए जाते हैं, उनको क्या है, आगे की अगर ऐसा कोई केस आए ना उनके अंदर फॉलो करना, तो ये क्या है, जुडिशियल प्रेसिडेंस कहलाता है। और जुडिशियल प्रेसिडेंस का एक फीचर है रेशियो डिसाइडेंडी, यानी कि ये डिसाइड करने की एबिलिटी होना कि जो पहले वाला केस था उसके अंदर जो डिसीजन दिया गया था उसके पीछे का रीजन क्या था, कारण क्या था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहती हूँ। किसी ने मेरे चैनल पे इतना अच्छा कमेंट कर रखा है, सुरेंद्र पटेल ने। उन्होंने लिखा है, दीदी आपका पैर छूकर धन्यवाद, बहुत बढ़िया, अति सुंदर एक्सप्लेनेशन। सो थैंक यू सो मच सुरेंद्र, जो आपने इतना अच्छा कमेंट किया। देखो मेरा ओहदा इतना बड़ा तो नहीं है, आप पैर छूकर धन्यवाद करो, बट गॉड ब्लेस यू, आप हमेशा अपनी लाइफ में प्रोग्रेस हासिल करो। और ऐसे ऐसे कमेंट्स है ना, अच्छा लगता है कि हाँ चलो कुछ लोगों को पसंद तो आ रहा है, ऐसे हमारी जो मेहनत है वो टाइम वेस्ट तो नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कन्वेंशंस। तो कन्वेंशन क्या होता है ना, एक एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल, ट्रीटी, पैक्ट या फिर एक्सचेंज ऑफ लेटर होता है 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में, और जिस पे क्या है, जो लीडर्स होते हैं कंट्रीज़ के, उनके साइन भी किए जाते हैं और वो अप्रूव भी करते हैं। नेक्स्ट है कस्टम्स। कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज, जो ना बहुत सालों से चले आ रहे हो, हमें पता भी नहीं है कि कब से ये चले आ रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या है, रीति रिवाज बोलते हैं, कस्टम्स बोलते हैं। तो कस्टम जो है ना उसको हम एक कल्चरल आइडिया मान सकते हैं, जो डिफाइन करता है एक रेगुलर पैटर्न और बिहेवियर को, जो कंसिडर किया जाता है किसी जजमेंट को देते वक्त कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग है।
क्योंकि वहाँ पे हमें क्या है, आइडिया ऑफ जस्टिस और पब्लिक यूटिलिटीज़ देखने को मिलता है। ये कस्टम यहाँ पे तो मैंने बहुत शॉर्ट में डिस्क्राइब किया है। कस्टम एज ए सोर्स ऑफ लॉ हम है ना बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस पे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये थे लीगल सोर्सेज। अब हम आते हैं हिस्टोरिकल सोर्सेज पे। तो ये जो हिस्टोरिकल सोर्सेज है ना लॉ के, वो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है और जो ज़रूरत है लॉ को डेवलप्ड करने की, वो क्या है, एक रिलीजियस बिलीफ और लोकल कस्टम है और जूरिस्ट की ओपिनियन है। और ये जो हिस्टोरिकल सोर्सेज होते हैं ना, वो दो तरीके की होती हैं। पहला है रिलीजन और दूसरा है मोरालिटी। रिलीजन का मतलब क्या होता है, वही धार्मिक चीज़ें कि किस तरीके से पहले लोग है ना धर्म को फॉलो करते थे, तो अलग अलग धर्म में क्या है, अलग अलग लॉज बनाए हुए थे, ठीक है। और उसी तरीके से मोरालिटी, कुछ चीज़ें लोग क्या है मोरली करते थे, यानी कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, ठीक है। तो मोरल चीज़ों को लेकर वो चलते थे, उसके अकॉर्डिंग लॉ को फॉलो करते थे। अब हमारा सालमन के अकॉर्डिंग दूसरा टाइप है, वो है फॉर्मल सोर्सेज। तो ये जो फॉर्मल सोर्सेज होते हैं ना, तो ये जुड़े हुए होते हैं ऐसे शेप और सिस्टम से जो क्या है, रूल्स को फॉर्मली एप्लीकेबल करता है। तो जो फॉर्मल सोर्सेज होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है, हम ये एक्सेप्ट करते हैं जो रूल्स है ना वो बाइंडिंग है। कुछ और तरीके का सोर्स हो उसमें तो हम मान भी सकते हैं, क्या पता रूल्स वैलिड माने ना भी माने, लेकिन इसमें जो रूल्स है ना वो वैलिड होंगे ही होंगे और बाइंडिंग होंगे एक लीगल सिस्टम के अंदर। यानी कि जो रूल्स बना दिए ना, अब वो क्या है, बाध्य है, नेसेसरी है, अब लोगों को फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो मैंने पहले मटेरियल सोर्स को डिफाइन नहीं किया था, तो यहाँ पे बता देती हूँ। तो मटेरियल सोर्स क्या है, लॉ को कंटेंट देते हैं और मैटर देती हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है, वैलिडिटी नहीं होती। अब नहीं, ऐसा नहीं है कि जो कंटेंट और मैटर दे दिया तो वो लॉ बनेगा ना वो वैलिड ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। और वैलिडिटी है वो फॉर्मल सोर्सेज में मिलती है। कुछ एक और भी यहाँ पे सोर्सेज है, जैसे डिफरेंट थॉट्स हो गए, जो अलग अलग जूरिस्ट है उनके क्या है अलग अलग थॉट्स हैं, तो वहाँ से भी क्या है लॉ को लिया जा सकता है। और जो अलग अलग बुक्स हो गई उनसे भी तो क्या है लॉ को लिया जा सकता है। तो ये थे आपके सोर्सेज। अब इनको थोड़ा सिंपल तरीके से डिफाइन करती हूँ कि किसका कौन सा टाइप था। तो सालमन ने दो कैटेगरी बताई थी। सबसे पहले एक था मटेरियल सोर्स और दूसरा था फॉर्मल सोर्स। अब जो मटेरियल सोर्स है ना, उसके भी दो टाइप थे, एक था लीगल सोर्सेज और दूसरा हिस्टोरिकल सोर्सेज। अब ये जो लीगल सोर्सेज है ना, उसके भी यहाँ पे हमारे पास क्या है, चार टाइप्स है। पहला है लेजिस्लेशन, दूसरा है जुडिशियल प्रेसिडेंस और तीसरा है कन्वेंशंस और चौथा है कस्टम्स। उसके बाद में हमारा इसका दूसरा टाइप है हिस्टोरिकल सोर्सेज और इसके भी दो टाइप्स है, रिलीजन और मोरालिटी। उसके बाद में आ जाते हैं फॉर्मल सोर्सेज और इसके बाद हमने कुछ अदर सोर्सेज किए थे, जैसे कि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स या बुक्स। तो ये थी आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एनालिटिकल स्कूल।